अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करेंगे सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस एंड कार्डियो रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज को। ठीक है, इन सबको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देखेंगे सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता क्या है। सेंसिटिविटी रिएक्शंस आल्सो नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस occur when the body's immune system overreacts to a specific substance। ठीक है, मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस के अगेंस्ट जो कि हार्मफुल नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एलर्जिक रिएक्शन अकर्स व्हेन द बॉडी मिस्टेकनली आइडेंटिफाइज अ हार्मफुल सब्सटेंस एज अ थ्रेट। मतलब यही है कि जब भी हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है किसी भी सब्सटेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने लग जाए जो कि हार्मफुल नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या आती है, सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी, एलर्जिक रिएक्शन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये कि जो रिएक्शंस होते हैं वो भी ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं माइल्ड रिएक्शन और एक होते हैं स्फेयर रिएक्शन। माइल्ड रिएक्शंस जो होते हैं कॉमन से होते हैं, जिनका मतलब कि जो इतने डेंजरस नहीं होते हैं। सिवियर रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है कि आप जल्दी से जल्दी किसी हॉस्पिटल में जाओ या फिर किसी डॉक्टर से जो है कॉन्टैक्ट करो, इस तरह। ठीक है, जो कि डेंजरस होते हैं। माइल्ड रिएक्शंस में हमारे पास क्या आ जाता है, इची स्किन, रैश, रनी नोज, वाटरी आइज और कॉमन। ठीक है, यही कि हमारे पास स्किन पे इचिंग होने लग जाती है, मीन्स के खारिश आने लग जाती है, ज़्यादा रैशेस पड़ने लग जाते हैं। रनी नोज मीन्स नाक से पानी का आना, वाटरी आइज आंखों से पानी आना। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्वेयर रिएक्शंस। ठीक है, स्वेयर रिएक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ट्रबल ब्रीथिंग, डेजीनेस एंड स्वेलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंसान का ना सांस फूलने लग जाता है। ठीक है, उसको ना सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, डेजीनेस, चक्कर वगैरह भी आने लग जाते हैं साथ में, एंड स्वेलिंग। और ये सब जो कुछ जो उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं जो कि बहुत डेंजरस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्डिंग टू एलर्जिक रिएक्शंस। कि अब देखिए हमारे पास एक पेशेंट है जिसको एलर्जिक रिएक्शंस के कुछ सिम्टम्स शो होने लग गए हैं। वो आया कि माइल्ड रिएक्शंस भी हो सकते हैं और सीवियर रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अगर इस तरह के सिम्टम्स शो होने लग गए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह है कि अगर हमारे पास पेशेंट है उसको माइल्ड रिएक्शंस शो होने लग गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्टॉप द ट्रीटमेंट इमीडिएटली। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का उसको हम लोग एकदम से उस ट्रीटमेंट को वहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ताकि कोई आगे फर्दर प्रॉब्लम ना बने। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडमिनिस्टर एन एंटी हिस्टामीन लाइक बेनाड्रिल। ठीक है, कि हमने पेशेंट को क्या करना है, कोई भी एंटी हिस्टामीन देनी है जिससे ये होगा कि उसका जो सिम्टम्स हैं उससे उस पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है क्लोजली मॉनिटर द पर्सन फॉर एनी वर्सनिंग सिम्टम्स। मतलब कि आपने पेशेंट को जो है ना क्लोजली मॉनिटर करना है कि कहीं उसके सिम्टम्स जो हैं चेंज तो नहीं हो रहे, कोई फर्दर न्यू सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहा, कहीं माइल्ड से स्वेयर में तो नहीं आ रहा। कॉल एमरजेंसी सर्विस इमीडिएटली। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ एन एपिनेफ्रीन ऑटो इंजेक्टर इफ़ अवेलेबल। ठीक है, हमने क्या करना है कि एपिनेफ्रीन ऑटो इंजेक्टर वो पेशेंट को देना है, जिससे क्या होगा, रैपिड रिलीफ मिलेगा उसको स्टेरॉइड रिएक्शन से, विच इज़ लाइक ये आपके ना लाइफ सेविंग के लिए भी अच्छा है कि उस टाइम आपके जो स्टेरॉइड रिएक्शन शो हो रहे हैं जो कि आपको डेथ के नज़दीक लेके जा रहे हों या इस तरह का कुछ इशू बन रहा है अब आपका अगर जल्दी से ट्रीट ना किया जाए तो आपकी डेथ भी हो सकती है। उस केस में अगर आप एपिनेफ्रिन दे दें तो ये आपकी लाइफ सेविंग भी बन सकती है। कीप द पर्सन काम एंड रीअश्योर दैम। ठीक है, इससे यह है कि जो आपका पेशेंट होगा आपने उसको क्या करना है, काम करना है, रिलैक्स करना है। क्यों, उस टाइम उसकी इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, वो इस तरह की उसकी तबीयत हो जाएगी कि वो सुकून तो नहीं पाएगा। देखें, अब एक पर्सन है जो कि जिसकी सांस इतनी फूली हुई है, वो क्या करके थोड़ा सा लाइक एकदम से ना पैनिक अटैक्स भी आने लग जाते हैं। उस टाइम इंसान को उसको सोच समझ ही नहीं आ रहा होता वो क्या करे क्या ना करे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि पेशेंट को जितना हो सके उसको काम करें और रिलैक्स करें। ठीक है, एंजाइटी उसकी रिड्यूस होगी। ठीक है, उसके बाद वो आपके साथ कोऑपरेट भी करेगा। reassuring the person, when we reassure the person it can help slow down panic। ठीक है, और वो अलाउ करेगा for more effective communication and treatment। occupational dermatitis, what is occupational dermatitis? occupational dermatitis is skin irritation caused by workplace exposures। ये हमारे पास इरिटेशन कॉज होती है कब, जब हम लोग मतलब अब किसी जगह हम लोग काम कर रहे हैं तो उस दौरान किसी ऐसी चीज़ों के साथ, एक्सपोजर मीन्स किसी ऐसी चीज़ों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट में आना, लाइक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना, हम किसी केमिकल हो गया या कुछ इस तरह की चीज़ किसी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में आना जो कि हमारे स्किन पे रेडनेस कॉज कर दे, लाइक इस तरह की ना एलर्जी एकदम से होने लग जाती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस। ओके, एक्सपोजर हमारे पास क्या होता है, एक्सपोजर अगर व्हेन अ पर्सन कम्स इनटू कांटेक्ट विद अ सब्सटेंस, सिचुएशन और एनवायरनमेंट दैट कैन पोटेंशियली कॉज हार्म और एडवर्स इफेक्ट।
ठीक है। कि पर्सन का किसी ऐसे सब्सटेंस के साथ या किसी ऐसे माहौल के साथ कॉन्टैक्ट में आना जो कि क्या कॉज कर रही हैं, हार्म या फिर एडवर्स इफेक्ट हार्म कर रही हैं, ठीक है। और वो कौन सी हमारे पास चीज़ें हैं, ये सब्सटेंस है, कौन से हैं वो, एक है केमिकल्स, कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, क्लीनिंग एजेंट्स हो सकते हैं और लेटेक्स ग्लव्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर इम्पैक्ट के, ये इस तरह का इम्पैक्ट मतलब कौन कितने परसेंट लोग हैं जो कि इस चीज़ से जो है अफेक्ट होता है, उन पर इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों का, वो है हमारे पास 1 से 5% ऑफ द वर्कर्स। प्रिवेंशन इज की फॉर डर्मेटाइटिस। प्रिवेंटिंग ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस रिक्वायर्स प्रोएक्टिव मेजर्स। और जैसे कि अब हमारे पास कैसे होंगे वो, कि प्रोटेक्टिव गियर और गुड हाइजीन जो होती है बहुत क्रिटिकल होती है। आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग स्पेसिफिक इरिटेंट्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गियर, प्रोटेक्टिव गियर में हमारे पास क्या आएगा, पहले वियर ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव गियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताते हैं कि प्रोटेक्टिव गियर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। प्रोटेक्टिव गियर हमारे पास जो होता है, एक स्पेशलाइज क्लॉथिंग, लाइक एक इस तरह के कपड़े पहनना या खुद को इस तरह कवर करना जो कि आपको बहुत सी चीज़ों से अवॉइड करे, लाइक आपको ना सेफ रखे बहुत सी चीज़ों से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स भी आ जाते हैं इसमें, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपके हैंड्स को केमिकल से, कट वगैरह लगने से भी। मास्क आ जाता है फिर, जो कि प्रोटेक्ट करता है आपके फेस को और रिस्पायरेटरी सिस्टम को। नेक्स्ट है हैंड वॉशिंग। वॉश हैंड्स ऑफन विद माइल्ड सोप एंड वाटर, अवॉइड हार्श केमिकल्स। के अपने हाथों को जो है आप जो है किसी भी साबुन के साथ या पानी के साथ लाजमी आप अपने हाथों को वॉश करें और हार्श केमिकल से खुद को जितना हो सके बचाएं, अवॉइड करें ऐसे केमिकल्स से, ठीक है। नेक्स्ट है मॉइस्चराइज। यूज़ मॉइस्चराइजर रेगुलरली टू कीप स्किन हाइड्रेटेड। अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए आप जो हैं रेगुलरली यूज़ करें मॉइस्चराइजर को। नेक्स्ट है ट्रीटिंग डर्मेटाइटिस। अब डर्मेटाइटिस को हमने ट्रीट क्या करना है, इसको ट्रीटमेंट जो हम लोग देंगे, ठीक है, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो हेल्प करेगा डर्मेटाइटिस सिम्टम्स को मैनेज करने में, ठीक है। अगर स्वेयर सिम्टम्स हैं, कोई इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, तो हम लोग उनको जो है फिर क्या करेंगे, मैनेज कर लेंगे। मोर स्वेयर केसेस may require medical intervention. Proper documentation is important for compliance, ठीक है। सबसे पहले अब हमारे पास आ गया क्या, माइल्ड केसेस, सेकंड स्वेयर केसेस, थर्ड डॉक्यूमेंटेशन। पहले माइल्ड केसेस में क्या होगा, माइल्ड केसेस के जो कितने कॉमन होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता, ठीक है। माइल्ड केसेस में क्या होगा, क्या करना आपने, वॉश विद जेंटल सोप, यूज मॉइस्चराइजर, अप्लाई कॉर्टिसोन क्रीम। अब हमने क्या करना है कि अपने हाथों को जो है किसी अच्छे साबुन के साथ पहले वॉश करें, फिर आप जो है मॉइस्चराइज़र को भी यूज़ करें। फिर है हमारे पास ये कॉर्टिसोन क्रीम। कॉर्टिसोन क्रीम का एक और नाम है हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम। ये कंटेन करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, जो कि हमारे पास क्या है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन है, ठीक है। इसका क्या यूज़ है कि इससे क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को एलर्जी है या फिर डर्मेटाइटिस है, ये क्या करेगा, उसमें भी ट्रीटमेंट ट्रीट करेगा उसको भी। फिर दूसरा ये कि अगर रेडनेस वगैरह आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये उसको भी कम करेगा, इचिंग को कम करेगा, इरिटेशन वगैरह जो उससे भी रिलीफ देगा। फिर स्वेयर केसेस में पहले आपने क्या करना है, सी अ डॉक्टर, स्ट्रॉन्गर मेडिकेशन में भी नीडेड, ठीक है। आपने उसमें क्या करना, अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि आपको उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा किसी अच्छी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन में क्या करना है, रिकॉर्ड इंसिडेंट फॉर OSHA कॉम्प्लायंस। OSHA की डेरिवेशन है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है वर्कर्स को किसी भी इंजरी वगैरह से जो कि उन्हें वर्क प्लेस से लग जाए। कार्डियो रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज। कार्डियो रिस्पायरेटरी हमारे पास कॉम्बिनेशन है कार्डियोवेस्कुलर एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम्स का। रिकग्नाइजिंग द साइंस इज वाइटल फॉर क्विक रिस्पॉन्स, इमीडिएट एक्शंस कैन बी लाइफ सेविंग, ठीक है। आप ना साइंस वगैरह को रिकग्नाइज करें, अगर ये कुछ इन्होंने साइंस दिए हुए हैं, अगर ये साइंस है तो आपको क्या करना है, फिर आपने क्विक रिस्पॉन्स लेना है जो कि अगले पर्सन की जान भी बचा सकता है। पहला चेस्ट पेन, सेकंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नेक्स्ट फेंटिंग और फोर्थ वाला फिर हमारे पास आ जाता है डिजीनेस। रिस्पॉन्डिंग टू कार्डियो रिस्पायरेटरी इमरजेंसीज। साइंस रिकग्नाइज करने के बाद क्विक रिस्पांस में हमने सबसे पहले क्या करना है, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज, इमीडिएटली कॉल फॉर प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस। नेक्स्ट स्टार्ट CPR। CPR की डेरिवेशन है हमारे पास कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। बिगिन CPR इफ़ द पर्सन इज़ नॉट ब्रीथिंग और हैज़ नो पल्स। हमने अपनी CPR स्टार्ट करनी है अगर पर्सन या तो सांस नहीं ले रहा या उसकी जो पल्स वगैरह है नहीं चल रही, या फिर मतलब बिल्कुल ही वो सांस उसका रुके, इस तरह हमने जल्दी से CPR स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ AED। यूज़ एन AED इफ़ अवेलेबल फॉलोइंग द डिवाइस इंस्ट्रक्शंस। AED की डेरिवेशन है हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसका पर्पस ये होता है कि इससे हमने क्या करना होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं जो कि रिस्टोर करता है अगले की नॉर्मल हार्ट बीट को।